हाय रामा, ये क्या हुआ? तुम ऑनलाइन से ऑफलाइन आने लगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी परीक्षा की, जो अभी आपके नज़दीक है, मनोविज्ञान की। यूजीसी नेट जेआरएफ भी हो गया है, पीएचडी हो गया है, और आने वाले समय में पता नहीं है बैचलर्स के लिए भी कर दें और सबके लिए कर दें। यहाँ पर वो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम बात करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी एंट्रांस। ठीक है, तीन चीज यानी कि दो चीज बेसिकली। नेट जेआरएफ तो पहले से था ही, एक और चीज आपके सामने एड ऑन हो चुकी है। वो क्या है? वो हो चुकी है आपका पीएचडी एंट्रांस सिलेबस। तो अगर आप मनोविज्ञान से पीएचडी करना चाहते हैं और जो कुछ भी करना चाहते हैं मनोविज्ञान के साथ, उसके लिए अब ये आपके लिए जरूरी हो चुका है कि आप जो क्या करें, यहाँ पर इसको एग्जाम आपको देनी होगी। देनी ही नहीं होगी, केवल फीस नहीं भरनी होगी, केवल वहां जाके परीक्षा देनी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको जो है वहां पर अपना रिजल्ट, अपना जो निष्कर्ष है, वो भी वहां पर लाना होगा। ठीक है, विदाउट रिजल्ट आपका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आप इस फील्ड के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, आप कुछ भी करना चाहते हैं, मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर, मे बी रिसर्च, या पीएचडी एंट्रांस में और रिसर्च वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये अब जरूरी हो चुका है, मैंडेटरी हो चुका है। ये बात आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है। एक नवीन चेंज जो आप लोगों के लिए हुआ है वो क्या है? वो है ये अब है ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो हिंदी मीडियम के लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है, कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। 110,000 20% -2437। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है काफी ज्यादा परसेंट था क्या? ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही फायदे की बात है। तो इसका आप जो है भरपूर फायदा उठाएं। कोई नहीं जानता, हो सकता है इस बार कुछ त्रुटि हो, कुछ भी हो, उस केस में जाके आगे वो दिसंबर में फिर से सीबीटी कर सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। किस चीज के लिए? आपको जो है तैयार रहना है कि आप इस बार ऑफलाइन पेपर में अपना जो है सक्सेस यहाँ पर गारंटी करें। ठीक है, केवल अगर नॉर्मल तैयारी करते रहेंगे आपका तो बहुत ही मुश्किलात होगी। अभी पेपर थोड़ा सा आपका और टफ साइड में जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी मतलब ऐसा सिंपल से लॉजिक है यहाँ पर कि अगर पहले सवाल लोग 100 सही कर रहे थे, तो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो 105 करेंगे। 105 करेंगे मतलब 10 मार्क्स का फर्क है। तो 10 मार्क्स से ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर हम कट ऑफ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात करते हैं तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सही और करने की यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन इसी प्रोबेबिलिटी को नेगेट कौन कर देगा? जो थोड़ा बहुत अपना तुक्का लक वगैरह लगा के यहाँ पे कर लेंगे। कई लोगों का लक यहाँ पे, अच्छा देखिए, यार जो लक है आपका, जो आपकी किस्मत है, ये दो प्रकार से काम करेगी। अभी देखिए, ठीक है, एक ही पेपर में दो प्रकार से किस्मत। खैर, यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करना था हमको, लेकिन फटाक से रैप अप करते हैं इसको। देखिए, जो लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सही समझ के, वो मान के चलिए 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, और उनके राइट आंसर वहां पे ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। उनको नहीं आता कुछ भी यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्या होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, 2 को मार्क कर देंगे। यहाँ तो उन्होंने सही मार्क कर दिया, लेकिन जब कहानी घूमेगी यहाँ पर आपकी ओएमआर शीट के ऊपर, तो आपको जो है सावधानी रखनी है कि आप यहाँ पर गलती से ऊपर वाले का 2 मार्क कर दिया आपने, आपको लगेगा आपने इसका मार्क किया है, एंड देन आप या फिर नीचे वाले का, इस प्रकार से आप मिस आउट कर सकते हैं। तो ये बराबर नेगेट हो जाएगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जैसा चल रहा था कट ऑफ, वो सब चीजें बाकी की वैसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन वहां कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, उसके ऊपर पहुंचने के लिए आपको जो है इतनी राह आसान नहीं होने वाली है। ध्यान देना होगा आपको किसके ऊपर? अगर आप दे रहे हैं पीएचडी एंट्रांस या फिर आप दे रहे हैं नेट जेआरएफ, तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो मोस्ट आईएमपी चीज है अभी आपके सामने, वो क्या है? वो है आपके सामने सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपके सामने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस को आपने क्या करना है, सिलेबस को पूरा पढ़ने बैठेंगे अभी 50 दिन 25 दिन में, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी जो है मुश्किलात आ जाएंगी। आपको क्या करना है, बी सेलेक्टिव, थोड़ा सा यहाँ पर सेलेक्टिव होकर आप पढ़िए, उसी चीज को आप बार बार रिपीट करिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव किसको पढ़ना है? जो अभी केवल स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जस्ट मालूम पड़ा है, नींद से आंख खुली है, मतलब आंख से नींद खुली है, जो भी खुलता है वो अभी खुला है, और अभी वो जो है प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो वो को सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। मे बी आपका हो जाए, मे बी आपका ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है पहले से पढ़ रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने, 120 महीने, जब से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सालों का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको आप लेके जाए। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो है कॉमन सेंस है उसको भी लेके जाए, और एग्जाम में इस बार अपना जो है रिजल्ट यहाँ पर आप बड़े आसानी से निकालने का प्रयास करें। ठीक है, अभी से बता दे रहे हैं, पेपर पैटर्न नया रहेगा, पुरानी चीजें रिपीट होने की संभावना, पीवाईक्यूज नहीं बोल रहे हैं, पुराना पैटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, पुराना पैटर्न रिपीट होने की संभावना कम हो जाती है, तो आप लोगों के लिए अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन इसका भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, कंसेप्ट है, फैक्ट याद रखेंगे, प्लस आपको कॉमन सेंस लेके जाना होगा, बिना कॉमन सेंस के नहीं होगा। कॉमन सेंस लेके जाइएगा तो आपका यहाँ पर काफी आसानी से
हो जाएगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसी के साथ देखिए एक और मसला यहाँ पर होने वाला है, नहीं 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 नहीं, उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ हम डिस्कस करने आए हैं मेनली आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आपको मालूम है ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट नंबर 1 बहुत ही किसी काम की नहीं है और यूनिट नंबर 10 किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपना समय जाया करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इनके जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ से हेल्थ वाला ले लीजिए, ठीक है, वो सीवीडी वगैरह और जो सब है, तो वो सब ले लीजिए आप, और यहाँ से आपका योग, इंटीग्रल योगा और भगवत गीता वगैरह चीजें ले लें आप। उसके अलावा आप देखेंगे बहुत ही एब्सर्ड है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है, और ये जो है इसके सवाल जो है आपके कट ऑफ को कभी भी डिटरमिन यहाँ पर नहीं करेंगे, कभी भी उसको निर्धारित नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है यूनिट नंबर 1 से लेके पूरी कहानी पढ़नी है आपको यूनिट नंबर 10 तक। तो अगर आपके पास मान के चलिए आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़ा सा ही आपने पढ़ा है, ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है ये, जो अभी स्टार्ट बस कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे शुरुआत करेंगे पढ़ने की, उनके लिए है कि आप जो है बीच की यूनिट नंबर 2 से लेके यूनिट नंबर 9 तक यहाँ पर आप फोकस रखें। ठीक है, इस वाले एरियाज में आप यहाँ पर फोकस रखें, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको सारी चीजें पढ़नी होंगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे भी लोग देखे हैं जो कई कई साल केवल यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 10 ही पढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, एंड देन उनके साथ जो है ध्यान रखना है आपको इस बात का, ऐसी प्रकार की चीजें आपके साथ ना हो कि आप यूनिट 1 या यूनिट 10 पढ़ते रहे। कई कई लोग यूनिट 5 ही पढ़ते रहते हैं, मेमोरी लर्निंग के ऊपर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन दुनिया और भी है, बायोसाइकोलॉजी भी है, डेवलपमेंट भी है, थेरेपी भी है, ठीक है, फ्लो भी है, और भी किस सारी चीजें हैं इमोशन और मोटिवेशन के अलावा। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ना है। कई लोग तो ऐसे हैं जो केवल पर्सनैलिटी के ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं, पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ते रहते हैं और बाकी सारी चीजें आपको मालूम ही है। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर वगैरह जो आप कर देते हैं बिना बोले ही, उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखेंगे इसको इंग्लिश में, हिंदी में तो हम बता देंगे आपको बोल के भी। ठीक है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी आपका है मनोविज्ञान का आविर्भाव, यहाँ पे मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, मनोविज्ञान का आविर्भाव। अगर आप स्टार्टर है, फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट अभी, तो इस पे आप इंपॉर्टेंस उतनी ना दें एज कम्पेयर टू यूनिट नंबर 2 to 9। ये बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पढ़ना सब कुछ ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मुख्यतः 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा से ज्यादा सवाल आते हैं, ये वाले हिस्से से भी आते हैं सवाल, और ये वाले से थोड़े से कम आते हैं। इस बार शायद पूछा था ये वाला थोड़ा सा मतलब बैक में जाके कि कैसे क्या इसका इमरजेंस हुआ, साइको फिजिक्स नहीं, साइको एनालिसिस वाला कुछ तो भी पूछा था। ठीक है, तो ये आपकी पहली है यहाँ पर, तो इसके बारे में आपको ये देखिए। अब ये देखिए, ये आप समय कैसे खराब करते हैं वो देखिए। ये कहाँ गया आपका, ये देखिए पॉजिटिविज्म, क्या इसको आप पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? ऑन्टोलॉजी क्या पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? एपिस्टेमोलॉजी क्या पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? इसको क्या पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? और इसको क्या पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? इसको क्या पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? या फिर इसको पेपर 1 में नहीं पढ़ते हैं? और कहाँ गया, ये भी हो गया आपका मेथोडोलॉजी, क्या इसको पेपर 1 में आप नहीं पढ़ते हैं? सवाल पूछिए खुद से, अगर आपका उत्तर है नहीं तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, इन सबको आपको पेपर 1 में पढ़ना होता है। ठीक है, लगभग लगभग कुछ चीजें कवर होती है वहां पर, तो इसका आपने ध्यान रखिए। ठीक है, तो बच्चा क्या आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, सोशल समाज में आ रहा है, समाज की बात हो रही है, कंस्ट्रक्ट यानी बनाने की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी, आपके अस्तित्व की बात है, जब जिंदा रहेंगे तो अस्तित्व है, अस्तित्व तो है लेकिन क्या आए और गए खेल खत्म करना है, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, नहीं मीनिंग ऑफ लाइफ, वो सब चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेट करता है थोड़ा बहुत आपके पेपर 1 से भी, ये जो है आप देखेंगे फिलोसफी वाले जो थोड़े जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पर आपके लिए मैटर करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए आपके सामने योग है, सवाल पूछते हैं, भगवत गीता से पूछा था, अभी नहीं पूछ रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी वगैरह से भी आपको यहाँ पर सवाल पूछते रहते हैं, तो आपने इसको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। और इस बार जो है एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया तो नहीं पूछा था, लेकिन वेस्ट में पूछ लिया था कैसे क्या हुआ उसके बारे में, तो इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज होता है उसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यूनिट 1 की प्रीवियस वीडियोस आपको जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे बताया हुआ है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हर यूनिट से अप्रोक्सीमेटली आपका ऑन एन एवरेज कितना क्या वेटेज रहता है, वो जाके आप देख लेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि आपने जो है इंपॉर्टेंस कहाँ पर देनी है। ठीक है, तो ये बात की हमने इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के आविर्भाव के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए कहाँ गया, ये स्ट्रक्चरलिज्म, क्या इसको आप नहीं पढ़ते हैं? बिहेवियरिज्म क्या नहीं पढ़ते हैं इसको आप यूनिट नंबर लर्निंग वाले में? ये ह्यूमनिस्टिक वाली आई है, एग्जिस्टेंशियल आई है, क्या इसको आप थेरेपी यूनिट नंबर 9 में, क्या इसको यूनिट नंबर 7 मोटिवेशन जब पढ़ेंगे तो क्या इसको नहीं पढ़ेंगे? साइको एनालिटिकल, क्या इसको आप नहीं पढ़ेंगे जब फ्रॉइड की थ्योरीज आएंगी कई सारी, क्या इसके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे? विलियम जेम्स के बारे में,
ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये ऑलरेडी रिपीट होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि आप एक दिन बैठ के जो है केवल इसके नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, एक दिन बैठ के इसके नोट्स बना रहे हैं, एक दिन बैठ के इसके नोट्स बना रहे हैं, एक दिन बैठ के इसके नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समय कम है, समय कम हो चाहे ना हो तो भी ऐसा नहीं होता है। आप विलियम जेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फंक्शनलिज्म में सारी चीजें वहां पे ऐड हो जाएंगी, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपकी जो आप तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो ऐड हो जाएगी, ये सारी चीजें आपकी ऐड हो जाएंगी, और कई सारी चीजें जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जो आप थेरेपी वगैरह पढ़ेंगे वो सब चीजें वहां पर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आपने स्मार्टली पढ़ना है, ध्यान पूर्वक रखते हुए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दिए हैं फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, तो वुंड के बारे में पढ़े, फ्रॉइड के बारे में, जेम्स के बारे में और डिल्थी के बारे में। ठीक है, तो इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब ये देखिए मोस्ट आईएमपी यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, इसको जितना बोला जाए उतना कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 2। सबसे पहली बात तो आपके देखिए ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप अभी भी टाइप 1 टाइप 2 में फंस रहे हैं तो मत फंसिए, बाकी पूरा सिलेबस छोड़ दीजिए, एक बार इसको अच्छे से समझ के कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हाइपोथेसिस देखिए आपको यूनिट 1 में भी सवाल मिलेगा, यूनिट नंबर पेपर 2 में भी आपको सवाल मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक्स आप क्यों ना पढ़ें जो आपको बार बार पूछे जाने वाले हैं, और इन फ्यूचर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, पीएचडी एंट्रेंस वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको एक काम ही आएगा। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं इनको ये नहीं पता कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं, सिंपल सा सवाल पूछ देगा, फेंक देगा आपकी तरफ, तो आप जो है घूम जाइएगा वहां पे। ठीक है, वेरिएबल्स में कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है वो आप मालूम करें। रिसर्च प्रॉब्लम्स देखें, सैम्पलिंग देखिए, हर बार सवाल पूछ रहा है, हर बार पटक पटक के सवाल पूछ रहा है। कुछ सवाल तो आपको देखिए इसी में बता देंगे या आगे किसी वीडियो में कि वो गारंटीड आपसे पूछ रहे हैं सवाल पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, वही टॉपिक से वही सवाल, सैम्पलिंग का एक बार कोटा के बारे में पूछेंगे, एक बार एक्सीडेंटल के बारे में, एक बार स्नोबॉल के बारे में, एक बार प्रोबेबिलिटी के बारे में, एक बार एनपीएम के बारे में। ठीक है, तो ये सब कौन पढ़ेगा, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च में आ गया आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, मात्रात्मक, मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच, है ना, ये ऑब्जर्वेशन आ गया, प्रेक्षण आ गया, सर्वे आ गया, क्वासा एक्सपेरिमेंटल आ गया। अब यहाँ देखिए आपको ना डिफरेंसेस करना आना चाहिए, ये क्या होता है, 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 सब कुछ पढ़ा रहता है आपने मास्टर्स में, बस उसको क्या नहीं करते आप, उसको आप रिबूट नहीं करते, उसको आप यहाँ पर रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तत्पश्चात आपको जो है असफलता हाथ लगती है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। अब ये देखिए क्रॉस कल्चरल स्टडीज, अब इसमें कुछ आपकी बताइए, मतलब समझदारी की बात है। क्रॉस कल्चर मतलब एक इंडिया का कल्चर होगा, एक फ्रांस का कल्चर होगा, इन दोनों को मिला बुलू के कुछ जो है स्टडी वगैरह करने वाले होंगे। ठीक है, तो उसके आधार पे आप कॉमन सेंस लगा के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप क्रॉस कल्चरल स्टडी के बारे में पढ़े ही, और पढ़ रहे हैं तो फिर बाकी चीजें भी पढ़ें। ठीक है, अब ये अगला देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, कितनी बार कितनी बार कितनी बार, हर बार सवाल देखने मिलता है, कौन पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे। मान विटनी टेस्ट, प्रोस्काल वालिस टेस्ट, इफेक्ट साइज, पावर एनालिसिस, ये सब चीजें आपने जो है कवर करनी है। अधिकतर सवाल इन दोनों को छोड़ के पूछ लेते हैं वो यहाँ से पूरा आपका। ठीक है, एनपीसी वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोरिलेशन एनालिसिस, पूरा का पूरा पैराग्राफ रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है आपने, प्रोडक्ट मोमेंट, रैंक ऑर्डर, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, ये सब चीजों के बारे में आपने ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 2 इज वे 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन देखिए, फैक्टर एनालिसिस देखिए, और उसके बाद बात करते हैं आपके लिए डिजाइन की। तो आप ये मान के चलिए यूनिट नंबर 2 अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो वैसे ही आप भूल ही जाइए कि आपका कुछ हो सकता है अगर आप यूनिट नंबर 2 छोड़ के जा रहे हैं तो। ठीक है, चाहे वो कोई भी कट ऑफ हो, जेआरएफ तो दूर की बात है, नेट भी दूर की बात है, पीएचडी आपका अगर हो जाए तो हो जाए, पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर दे तो, लेकिन अगर आप यूनिट 2 नहीं बन रही है आपसे तो पेपर 1 का भी रिसर्च वाला पार्ट आपका थोड़ा कमजोर रहेगा, तो इट्स लाइकली इम्पॉसिबल कि आप जो है इसके अंदर सक्सीड कर जाएं, क्योंकि जब 20-20 सवाल, 15-15 सवाल पूछ रहे हैं आपसे तो इतना तो आप ऑलरेडी माइनस में जाएंगे। तो इसलिए आप प्रयास करें यहाँ पर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, यूनिट नंबर 2 को, सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और अब चूंकि पीएचडी एंट्रांस पिक्चर में आ चुका है तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यहाँ पर टाइप ऑफ टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, परफॉर्मेंस क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से आप बनाते हैं, आइटम कैसे लिखेंगे, आइटम का एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, आईआरसी, आईआरटी थ्योरी, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नॉर्म्स, सीधा सीधा आपको यहाँ से भी सवाल बना देते हैं। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए पहले ये आएगा, फिर ये आएगा या ये आएगा, ऐसा भी सवाल बनाते हैं केवल यहीं से। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपने। ये देखिए इसको पूछना बंद कर दिया है उन्होंने अभी, मे भी ये पूछ सकते हैं इस बार, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
एरियाज ऑफ टेस्टिंग में देखिए इंटेलिजेंस के कौन कौन से टेस्ट हैं, क्रिएटिविटी के ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, 6-7 सवाल इसके अंदर से बन जाते हैं, मे बी वो डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो टेस्टिंग है ये मिक्स होती है कहाँ से, मिक्स होती है आपकी यूनिट नंबर 6 से, यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, और आपकी जो इंटरेस्ट वैल्यूज वाला कुछ है तो वहां से मैच करता है आपका ये। ठीक है, एटीट्यूड स्किल्स वगैरह देखिए आपके यूनिट नंबर 7 से मैच करेगा, सॉरी 8 से मैच करेगा, सोशल साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। और ये देखिए एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब जहां भी एप्लीकेशंस वाली बात आ जाएगी आपको ये समझना है बंधु कि एप्लीकेशंस आपके हाथ में नहीं है कि वो कौन सा सवाल आपसे अप्लाई कराने वाले हैं, तो इसको पढ़ना मतलब अपना जो है समय खराब करना है। कि अब ये देखिए मिलिट्री में क्या करेंगे, काउंसलिंग में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस में क्या करेंगे, क्लिनिकल में क्या करेंगे, करियर गाइडेंस में क्या करेंगे, इन सबका आपको अर्थ मालूम है। अब जैसा सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करें आंसर को और देने का प्रयास करें यहाँ पर। ठीक है, अप्लाइड बेस्ड है, कॉन्क्रीट नॉलेज यहाँ पे नहीं पूछेंगे आपसे कि ऐसा ऐसा ही होता है ना, उनके मुताबिक हो सकता है, ऐसे नहीं करना हो उनको। ठीक है, ओके। उसके बाद आ गई अगली चीज आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के जैविक आधार। ठीक है, सेंसरी सिस्टम हाईली इंपॉर्टेंट, पूछ नहीं रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, वो जो है आपके पीकेयू से ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी और उस सबसे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। नेचर नर्चर भी उन्होंने जो है पूछना बंद कर दिया है, तो आपको अलर्ट रहना है कि ये टॉपिक्स आपको रिपीट कर सकते हैं। न्यूरॉन से भी संबंधित भी देखिए आपको सवाल नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखना है आपको। फिर आपका सीएनएस पीएनएस आ गया है। ठीक है, और ये आपको पूछ रहे हैं मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ईईजी स्कैनिंग टेक्निक्स, आपकी जो कौन कौन सी मेथड्स हैं, एनाटॉमिकल मेथड्स, डीजनरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, लेसियन टेक्निक्स दिमाग में छेद कर देंगे आपकी, जिंदा आदमी के भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है। फिर आपका ये देखिए यहाँ सवाल आता है आपका हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स। सेक्स से नहीं पूछ रहे हैं, रेप पूछ रहे हैं, वो पूछना चाहिए उनको सेक्स से सवाल। यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो छोड़ के यहाँ पे आपसे रेप के बारे में पूछ रहे हैं। और स्लीप, जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हो, थर्स्ट और हंगर ये आपको सवाल पूछ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप पॉइंट पढ़ के जाएं अच्छे से, ये पढ़ के जाएं अच्छे से। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, सिंपल सवाल। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, बिहेवियर कैसे काम करता है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है हमारा यूनिट 4 का, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर में देखिए क्रोमोसोमल एनोमलीज यहाँ पर क्या होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में दिक्कत आती है तो क्या क्या होता है, आपके गुणसूत्र में दिक्कत आती है तो क्या क्या होता है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, ट्विन स्टडी और अडॉप्शन स्टडी की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 भी आपके लिए है। उसके बाद आती है आपकी एक और इंपॉर्टेंट यूनिट, वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, यूनिट नंबर 5, अटेंशन, परसेप्शन और वो सब चीजें। यहाँ पे अवधान की बात है, प्रत्यक्षण की बात है, यहाँ पे आपकी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की बात है, फिर यहाँ पे आपके अधिगम की बात है। अगेन यहाँ पर देखिए अटेंशन, एक सवाल पूछेंगे आपसे अटेंशन के बारे में, बस कहानी खत्म। तो क्यों ना इस पॉइंट को पढ़ लिया जाए अच्छे से, कौन कौन से मॉडल्स है, चेरी क्या बोल रहा है, ब्लॉसम क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ अटेंशन कितने प्रकार के होते हैं, डिविडेंड होता है, ओवर्ट होता है, कोवर्ट होता है, कौन कौन सा होता है, उसको आप पढ़ लें। यहाँ से अगर इतना पढ़ लिया आपने, एक सवाल आने वाला है, अगर आ गया बन गया तो अच्छी बात है, 2 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे। जो ये नहीं पढ़ के जाएगा उनके यहाँ पर मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परसेप्शन में आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, डेप्थ कैसे काम करती है, कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, साइज, शेप, कलर, कौन सी कंसिस्टेंसी होती है, इल्यूजन क्या होते हैं, मदर लायर होता है और कौन कौन सा होता है वहाँ पे। ठीक है, कौन सी इमेज बनती है, इस प्रकार से। फिर लर्निंग इन परसेप्शन, रूल ऑफ मोटिवेशन, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो हाईली लाइकली पॉसिबल तो ये सवाल इस बार आपसे पूछ लेंगे मे बी। एसडीटी के बारे में, अजम्पशंस क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सिंपली 2 होते हैं, वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। फिर देखिए सबलिमिनल परसेप्शन पूछ रहे हैं, उससे संबंधित फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कौन सी है, पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब उतना कुछ खास काम का नहीं है, बट आपने जो है ध्यान रखना है यहाँ पर किसके बारे में, एसडीटी के बारे में और आपके यहाँ पर सूक्ष्म अवधारणा के बारे में यहाँ पर। उसके बाद देखिए लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे भी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, ये 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 तो पता नहीं अब कब पूछा गया था आखिरी बार। गुथरी वाला आप परेशान मत होइए, हल के लिए परेशान मत होइए, हल का हल निकालना पड़ेगा, हल बहुत बोरिंग है। ठीक है, हल का हल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखना है, इन दोनों को छोड़ के आप जो है बाकी का कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी का तो मस्ट है। अब इन दोनों के पीछे पड़े रहेंगे, सर ये नहीं बन रहा, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना है। जो आपके सामने है उसको आपने पहले ध्यान देना है कि ये सब आप कवर करें। ठीक है, मतलब वही बात है कि 100 में से आपको 98 सवाल बन रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, यानी कि आप अपने पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर रहे, आपके अपने नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं आप यहाँ पर। इसी केस में बाद में जाके क्या आती है आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी लेके आते हैं मार्टिन सेलिग्मैन। वो बोल रहे थे कि खैर यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार देखिए मेमोरी से वो घिसा पिटा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में मतलब लिटरली फ्री में मिल रहे हैं आपको। उदाहरण तो यहाँ देखिए, एक सवाल आता है मेमोरी कौन सी है, डिक्लेरेटिव कौन सी है, आइकॉनिक कौन सी है, सिमेंटिक कौन सी है और कौन कौन सी मेमोरी होती है, उसको आपको केवल मैच करना होता है। ये सवाल देते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 क्या हो गया आपका? उदाहरण नंबर 2 आपका हो गया यहाँ पर कॉग्निटिव, ह्यूमैनिस्टिक। यहाँ पे 4-5 नाम दे देंगे, यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉइड, एरिक्सन, ये वो पियागेट, vygotsky, इनको मैच करो। तो ये देखिए, ये 2 सवाल प्लस 2 मार्क्स, ये 2 सवाल प्लस 2 मार्क्स, ये तो आप घर से ही लेके जा रहे हो अपने। ठीक है, ये आपके घर से ही लेके जा रहे हो, बस वहां जाके आपको टिक करना है। आपको मालूम है ऑलरेडी ये सवाल आने वाला है। अब इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पता नहीं क्या करते हैं वहां पर वो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो घिसे पिटे सवाल हैं आपसे बार बार पूछ रहे हैं, तो आपको इसको जो है, देखिए 4 नंबर आपके फ्री में आ रहे हैं, आप फाइट केवल 98 सवालों पे कर रहे हैं, सॉरी 90, हाँ 98 पे कर रहे हैं आप। 4 सवाल आपको, 4 नंबर आपको फ्री के मिलके जा रहे हैं आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ और भी सवाल ऐसे होते हैं जो आपको फ्री के मिलते हैं। स्ट्रेस से सवाल आता है, फ्री का सवाल है वो। ठीक है, तो ऐसे आप अभी देखते हैं आगे उसको। अगली हम बात करने वाले हैं चिंतन, अधिगम और आपकी सृजनात्मकता के बारे में। ये यूनिट देखिए पहले काफी हैवी थी, अभी इसको थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये तो हाईली इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए अब उन्होंने पूछना कम कर दिया है। ठीक है, मेटा कॉग्निशन ये नहीं आता आजकल, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड थॉट, आपको मालूम है, ये देखिए ये पॉइंट देखिए, भाषा और चिंतन आना ही आना है, 100% सवाल आएगा। लिख के ले लीजिए अपने हाथ पे, किसी के हाथ पे लिख के दे दीजिए ये चीज कि लैंग्वेज थॉट से 100% सवाल आएगा। अब आप नहीं पढ़ के जाएंगे इसके बारे में, कौन कौन सी थ्योरीज है, स्किनर ने क्या बोला, चोम्स्की ने क्या बोला, ठीक है, वोल्फ ने क्या बोला, vygotsky ने क्या बोला, पियागेट ने क्या बोला, तो फिर गलती किसकी है? गलती तो साड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस, ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए गेस्टाल्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। फीचर इंटीग्रेशन मॉडल, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कैसे आपका थॉट काम करता है वो पूछ रहे हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन ध्यान रखना है, रूल्स, टाइप्स, स्ट्रेटेजीज, रोल ऑफ कंसेप्ट इन थिंकिंग। चिंतन में आप जैसे ही घुसेंगे, गिलफोर्ड आ जाएगा, वहां से गिलफोर्ड आएगा तो डीजी आ जाएगा, सीजी आ जाएगा वहां से आपका। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है और ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दास, कार एंड पारेला, स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेनसन, केटल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, गोलमैन, दास, कार एंड पारेला, ये सारी थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट IMP एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको वहां से। उसके बाद देखिए क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी में आपको गेटसल इंजेक्शन है, गिलफोर्ड है, वालाशन कोगान है, और इन दोनों के बीच क्या संबंध है उनकी बात करते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखिए यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व, आपका मोटिवेशन, आपका इमोशन और स्ट्रेस एंड कोपिंग। गारंटीड सवाल मिलने वाला है कहाँ से? यहाँ से। इसको कौन पढ़ के जाएगा? आप। 100% सवाल आपको देखने मिलता है यहाँ से, पर्सनैलिटी से मिलेगा, मोटिवेशन से मिलेगा। अब जब सिलेबस में दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ना वहां से, आपको बस पढ़ के जाना है सही चीजें। और सही चीजें पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, ये आपको पढ़ के जाना है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। इस बार देखिए जैसे ट्रेट एंड टाइप से पूछ लिया, आज तक इतिहास में कभी भी ट्रेट एंड टाइप के बारे में नहीं पूछा था, उन्होंने पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान रखें। अदर थ्योरीज देखिए, रॉटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेलिगमैन एक्सप्लेनेटरी स्टाइल नहीं पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछा है? मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, कोलबर्ग का थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो अब आउटडेटेड हो रही है। फिर देखिए अब इंस्टिंक्ट वाला कौन बोल रहा है, नीड वाला कौन बोल रहा है, ड्राइव वाला कौन बोल रहा है, आपके जो कंसेप्ट है किसमें क्या होता है वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन में साइको एनालिटिकल वाले क्या बोलते हैं, क्या हमको मोटिवेट कर रहा है, इथोलॉजिकल क्या बोल रहा है, एसआर पॉजिटिव सवाल नहीं आता यहाँ से। ये सब सवाल जो आते हैं आपके, देखिए अप्रोचेस बोला, अप्लाइड बोला, सवाल कहाँ से आएगा? आपके कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस क्या देने वाला है वो आपको नहीं मालूम। अगला देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी, जकरमैन सेंसेशन सीकिंग, अचीवमेंट एफिलिएशन पावर, मैकलेलैंड आ जाएगा। मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस, पावर और वो सब चीजें आएगी अगेन। ठीक है, क्या आप कॉम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए सेल्फ रेगुलेशन, आप स्वनियमन कैसे करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ये आपका अगेन कॉमन सेंस वाला सवाल आएगा जो भी आएगा। थ्योरी वगैरह नहीं पूछेंगे किसने बताया सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, बट इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस प्रकार सवाल बनेगा आपका। अगला देखिए फ्लो, अभी पूछा था मिहाई चिक्सिन-मिहाई के बारे में। इमोशंस की थ्योरी देखिए इस बार नहीं पूछी उन्होंने, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इस बार नहीं पूछा, इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें।
इसी प्रकार से इमोशन रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट सोर्सेज एंड टाइप्स, टाइप ABCD बिहेवियर देखिए, टाइप ए हर बार पूछ रहे हैं, ठीक है। बायो फीडबैक पूछ रहे हैं आपसे, माइंडफुलनेस पूछ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, आप जो एनालाइज कर रहे हैं या हमारे वीडियोस के थ्रू आप देख रहे हैं, उन प्रकार के टॉपिक्स को आपको देखना है। यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते, कोई थ्योरी कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। फिर आपका यूनिट नंबर 9 में भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ छोड़ के जाना नहीं है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है वास्तविकता में, इसलिए बता रहे हैं। और 10 में आप जो पढ़ ले वो कम है आपके लिए, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये वाला हिस्सा पढ़ के जाएं। अधिकतर सवाल आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। अगर मान के चलिए 6 सवाल 8 सवाल आ रहे हैं तो आप देखेंगे 4-5 सवाल आपको यहाँ से देखने मिलेगा। बाकी देखिए डिसेबिलिटी, जेंडर इशू, पॉवर्टी, ये सब आपको एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, यहाँ पे डिस्कस किया हमने। आपको ध्यान रखना है क्या? आपको ध्यान रखना है की पॉइंट्स के ऊपर, कि जहां से सवाल आपको बन रहे हैं बार बार, ठीक है। की पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, जहां से आपको सवाल बार बार बन रहा है, कि वहां से अगर सवाल आता है तो मेरी ना छूटे, मेरा ना छूटे, ठीक है। इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है की पॉइंट्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस खोल के खंगाल के उसको छान के पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर मान के चलिए आ गया तो ठीक है, और नहीं अगर आया तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, आने वाले समय के अनुसार। कम समय आपके पास बच रहा है तो कम समय में चिंता ना करें। चिंता जो है किसके समान होती है मालूम है आपको। चिंता बिल्कुल ना करें, भय का अनुभव बिल्कुल ना दिखाएं, भय बिल्कुल ना दर्शाएं, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए यहाँ पे। और जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो की एरियाज है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो में भी बताया हुआ है कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सवाल आता है, क्या आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताया है। तो उन सब चीजों को भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़े तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदे की चीज रहने वाली है, ठीक है। और अगर फिर आप गुथरी और हल के पीछे पागल हुए तो फिर आपका बाकी का पोर्शन छूट जाएगा, जो आपको ज्यादा नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। आप ये जो गुथरी हल के पीछे पड़े हैं, ऐसा ही आप यूनिट नंबर 2 में लगा दीजिए, तो देखिए आपका स्कोर कितना हाई हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 में लगा दीजिए, कितना स्कोर हाई हो जाएगा। यूनिट नंबर 9 में लगा दीजिए, आपका स्कोर हाई हो जाएगा। लेकिन आप गुथरी और हल के पीछे पढ़ेंगे, लर्निंग ही पढ़ लें, हम पर्सनैलिटी ही पढ़ लें, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। केवल लर्निंग के ऊपर भी और कुछ पढ़ना होता है हमको, मोटिवेशन के ऊपर भी हमको काफी सारी चीजें पढ़नी होती हैं, इमोशन, और एक और क्या बच गया आपका, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग केवल इसी को पढ़ रहे हैं, लर्निंग ही पढ़ लूं, अधिगम बार बार पढ़ रहे हैं। उसमें भी आप लर्निंग में भी हायर ऑर्डर कंडीशनिंग नहीं पढ़ रहे, सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ रहे, है ना, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है वो सब नहीं पढ़ रहे। लर्निंग के वही क्लासिकल, वही ऑपरेंट पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन में वही अब्राहम मास्लो से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा बहुत रॉजर्स पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। फिर इमोशन में आपकी वो अगेन 3-4 थ्योरीज है, वही आप लगे हुए हैं कि बस यही होता है साइकोलॉजी। और पर्सनैलिटी में भी आप क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटी तो बस पूछिए ही मत, ठीक है। ये अब ये सब कहाँ पे आता है आपको मालूम है, ये सब आपके कहाँ पे आता है, ये सब आपके आता है दूसरे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हाईली, ठीक है। जो आपके छोटे एग्जाम्स होते हैं आपके ना, उनमें आपका ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान का पार्ट होता है, जहाँ पे साइकोलॉजी एक एडिशनल पेपर होता है, वहां पे आपसे ये सब पूछते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी आपका जहाँ पर एडिशनल होता है, मतलब मान के चलिए 4-5 पेपर हो रहे हैं, उनमें से एक पेपर साइकोलॉजी है, 50-60-100 नंबर का आएगा। उस टाइप के पेपर्स में ये आपको बार बार पूछते हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, टॉलमैन ने क्या बोला और इसने क्या बोला, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा समझिए किसकी है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो आपकी तैयारी भी जो है उस स्तर की होनी चाहिए, एल्स यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल कैसे जा रहा है तो यहाँ से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर छूट रहा है, ठीक है, छूट रहा है यहाँ पे, तो कौन सा गेट खुल रहा है, कौन सा गेट नहीं खुल रहा है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसको कौन डिपोलराइज कर देगा, कौन इसको हाइपरपोलराइज कर देगा, कौन इसको रिपोलराइज कर देगा, या कौन इसको और ज्यादा इनहिबिट कर देगा, एग्जिबिट करेगा, ठीक है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे सीएनएस में मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, कौन सा पीएनएस में मिलता है, ठीक है। अब ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं मालूम है तो क्या पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर नहीं आ रहा है, वो भी सवाल है आपसे। उसी के साथ आपको देखिए फ्लो के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको यहाँ पर स्केलिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे होती है स्केलिंग, आपको फैक्टर एनालिसिस के बारे में मालूम होना चाहिए, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। आपको थेरेपीज में, गेस्टाल्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, और वो सब चीजें जो है आपको मालूम होना चाहिए। फ्री लेक्चर्स काफी सारे लिए हुए हैं उनके ऊपर, तो उनको आप देखिए और उनसे आप वहां पर लाभ उठाए, ठीक है। और अगर आप फिर से अगेन वही करेंगे कि सर हम तो केवल लर्निंग पढ़ के जाएंगे, मेमोरी पढ़ के जाएंगे, इमोशन पढ़ के जाएंगे और पर्सनैलिटी पढ़ के जाएंगे कि शील गुण में ये होता है, चरित्र में ये होता है और वो होता है, तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा एग्जाम हॉल के दिन। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है।
तो इससे ऊपर उठें। ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, लेकिन इसके बाहर की जो चीज़ें हैं, इसकी जो अलावा चीज़ें हैं, उन पे भी आप जो है अपना फोकस बना के रखें कि ये इंटीग्रल योगा में क्या होने वाला है, ठीक है, वो 5 शीट कौन से हैं, पियागेट क्या बोल रहा है, कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। इस सब में आपको ध्यान रखना है और इस सब में आपको क्या करना है, बारीकी से आपको ध्यान रखना है। ध्यान केवल ऐसा नहीं रखना सूक्ष्म, मतलब मोटे तौर पर सूक्ष्म करना है उसका आपका, ठीक है। कौन सी इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में क्या होता है, पेरिफेरल प्रोसेसिंग नहीं करनी है आपको, सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग करनी है, वहां पर केंद्रीय वाली करनी है, इसको आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ें अभी आने वाले परीक्षा के लिए अपने, ठीक है। इसकी तारीख अभी मुकर्रर की जा चुकी है, लेकिन उसमें बदलाव की पूर्ण संभावना अभी भी लग रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। अब पेपर चेंज होगा नहीं होगा वो तो आपके हाथ में है नहीं, ना ही हमारे हाथ में है, ठीक है। तो उसके लिए किस प्रकार का मलाल, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप जो है अपनी जो पढ़ाई आपको बताई जा रही है उसको आप पढ़ें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऑल राइट। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करनी, क्या करना है, कैसे हमको मिलेगा, ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसके लिए अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कर लीजिए उसको। आपका 2 महीने में भी आपको बेनिफिट इफेक्ट वहाँ पे देखने मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सही चीजें पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना है वो तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आप वहाँ पर सही चीजें पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन और पर्सनैलिटी, इनके ऊपर भी दुनिया है, इस बात को आप ना भूलें, ठीक है। ऑल राइट। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया है, वहां पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए जो आपको सुटेबल लगता है। तो ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने आने वाली ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।